नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। सुमित्र किसके दरबार में रहते थे, पूछ दिया जाता है कि वो सुमित्र किसके दरबार में रहते थे, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे और चरक किसके दरबार में रहते थे। जिसमें सबसे ज्यादा बार अब तक जो आया है वो चरक कि किसके दरबार में रहते थे। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब यदि आप जानना चाहते होंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और इस ट्रिक को देख लीजिएगा। आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन यदि होगा तो आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आपके लिए सीरीज स्टार्ट किए ट्रिक टॉप 100 सीरीज जो आपका चल रहा है, जिसमें आज ये जो आपका होगा ट्रिक का आपका हो जाएगा, ट्रिक आपका यहाँ पर चलेगा ये 8 ट्रिक, ठीक है। तो आइए इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको हम दिखाते क्या हमने बनाया है। तो आप लोग देखते हैं लिखा हुआ है किसका वैन चला। अरे भैया किसका वैन चला, बहुत बार आप लोग देखते होंगे लिखा हुआ रहता है किसका वैन चला, ठीक है। और यही ट्रिक से उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर किसका में देखिए क से की बना है तो इसका मतलब रखिएगा कनिष्क, किसका मतलब क्या रखिएगा कनिष्क। और भी का मतलब याद रखिएगा वसुमित्र, ए का मतलब याद रखिएगा अश्वघोष, एन का मतलब याद रखिएगा नागार्जुन और चला में च से याद रखिएगा चरक, ठीक है। यानी वसुमित्र हो, अश्वघोष हो, नागार्जुन हो, चरक हो, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है, फिर से देख लीजिएगा किसका वैन चला रे भैया, देखें किसका वैन चला, यह से याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर कनिष्क हो गया, किसका से कनिष्क, भी से वसुमित्र, ए से अश्वघोष, एन से नागार्जुन और च से देखिए चरक, यानी वसुमित्र हो, अश्वघोष हो, नागार्जुन हो या चरक हो, ये सभी किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। कितने वंशों ने शासन किया, पहला। दूसरा पूछ देगा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश कौन था, या दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रम से लगाइए, एक क्रम से इसमें से कौन सही है। तो ये सब प्रश्न जो आपसे पूछ दिया जाता है ना, तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, सही करके आना है। तो इसके लिए हम आपको लिए लेकर के आए हैं ट्रिक, बस देखते रहिएगा। तो देखिए हमने आपको बता दिया है कि हम आपको एनसीईआरटी यहाँ जैक मॉडल पाठ्यक्रम का तो प्रश्न पर आधारित नोट्स दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हम ट्रिक भी देंगे, उसके साथ साथ ट्रिक भी दे रहे हैं जिससे कि आपको उससे भी कंफ्यूजन दूर रहे। और दूसरा यहाँ पर विभिन्न राज्यों में आए हुए आकलन परीक्षा का नोट्स भी दे रहे हैं, प्रश्न पत्र भी दे रहे हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं हम आपके लिए लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, फिर भी आप नहीं जुड़ पाए हैं। जो नहीं जुड़ पाए हैं, जिनके पास नहीं पहुँचता है, जैसे ही वीडियो पहुँचता है आप जरूर जुड़ जाइए और यहाँ से नोट्स को जो पढ़िएगा आपको वो कहीं नहीं मिलने वाला है। ये इस तरह का नोट्स आपको हाथ से लिखा हुआ जो कि 100% ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा, ठीक है, जब भी आपको लगे। तो चले जानते हैं कि क्या कुछ है। तो देखिए एक बात हम आपको बता दें, हमने एक बार पूछा, एक स्टूडेंट से पूछा कि यहाँ पर जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम बताओ,
का पूछ दिए भारत के राष्ट्रपति के नाम बताओ, तो उन बता दिया गलती, क्या बताया, गलती, ठीक है। वो राष्ट्रपति के नाम बता के मुख्यमंत्री के नाम बता दिया। अब यहाँ पर हमने बोला, क्या बोला कि अजीत तुम्हारा जीके शायद लो है, अजीत जीके तुम्हारा शायद लो है, तो बस याद रखिएगा ये पर आपको सॉल्व बनने वाला है ना। दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम बस ये पर बन जाएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है। तो देखिए अब हम इसको बता देते हैं कि इससे कैसे होगा। तो जीके तुम्हारा शायद लो है ना। तो ये जी का मतलब है, देखिए यहाँ पर गुलाम वंश, जी का मतलब क्या है, गुलाम वंश ना, जी का मतलब गुलाम वंश है। अब अगला देखिएगा यहाँ पर आया है के का मतलब खस रखिएगा, क के बाद ख आता है ना, तो के का मतलब के एच खस रखिएगा। तो खिलजी वंश है, ये कौन सा वंश है, खिलजी वंश है, ठीक है। और तुम्हारा देख रहे, तुम्हारा में तू, तो तू से देखिए यहाँ पर याद रखिएगा आप, तू से तुगलक वंश, क्या याद रखिएगा, तुगलक वंश, ठीक है। और शायद में से है यहाँ पर शायद, तो इसको याद रखिएगा सैयद वंश, क्या याद रखिएगा, सैयद वंश। और लो का मतलब देखिए लो है, लो से याद रखिएगा लोधी वंश, ठीक है। तो जीके तुम्हारा शायद लो है, क्या है, जीके तुम्हारा शायद लो है। जी से गुलाम वंश, और यहाँ पर के से खिलजी वंश, तू से देखिए तुगलक वंश, और शायद में शायद से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से देखिए हो जाएगा लोधी वंश। तो कुल कितने वंश हुए, तो कुल 5 वंश हुए, एक गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और लो से लोधी वंश हो गया, ठीक है। तो अब आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हुआ वो कौन हुआ, गुलाम वंश हुआ या ममलुक वंश हुआ, ठीक है। दूसरा कौन सा वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। तीसरा कौन सा वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। चौथा कौन सा वंश हो गया, सैयद वंश हो गया। और पांचवा लोस हो गया, लोधी वंश। इस प्रकार से 5 शासकों ने शासन किया, जिसमें पहला गुलाम वंश था और अंतिम कौन था, लोधी वंश था, ठीक है। तो इस तरह के आपने जान गए। तो ये देखिए अभी हम एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का नोट्स लेकर के आएंगे, तो उसमें आपको ये फिर से आपको मिलेगा, क्योंकि आपको क्लास 7 में इसको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत सबसे पहला ऑप्शन हमने यहाँ से लिया था, कहाँ से लिया था आप देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो एक बार फिर देख लीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या स्टार्ट होगा, पहला ऑप्शन स्टार्ट होगा, पहला आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल सकते हैं, सो देख लीजिए इसी को, ठीक है। इसी को हम दूसरा ऑप्शन के रूप में यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं जब पृथ्वी, देखिए दूसरा, जब पृथ्वी, अभी हमने इधर से बोला था, अब इधर से भी तो बोल सकते हैं ना, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। 2 ऑप्शन हो गया यहाँ पर, 2 ऑप्शन हो गए। अब तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, देखिए तीसरा, तो तीसरा आप इसमें देख के बोल सकते हैं कि सूर्य, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये भी सही है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। बस यहीं से देखते चलिएगा जो ऑप्शन होगा बस सजा के, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन वो ये हो गया। चौथा, कोई व्यक्ति आया, उसने ये भी तो बात बोल सकता है ना, चौथा में ये भी तो बात बोला जा सकता है ना, क्या बोला जा सकता है बताइए। अब बोला जा सकता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये भी सही है। यानी 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा, आप बिल्कुल सही करके आइएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। और इसी प्रकार का सारा ट्रिक्स के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे ट्रिक्स मिलेंगे, जिससे आप सिर्फ यहाँ आकलन परीक्षा नहीं, आप JSSC, आप यहाँ पर और सारे जितने भी एग्जाम आएंगे सब में इस चैनल के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं और अपने यहाँ पर बच्चे लोगों को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। आज से मैंने शुरुआत कर दी है, आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लेकर के आते रहेंगे। और आकलन परीक्षा को धुआं आग लगाना है तो अभी के अभी संपूर्ण तैयारी के लिए 501 रुपया दे करके जुड़ जाइए, न तो लाइफ टाइम पछतावा होगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। इसलिए आप सभी के सभी जुड़ जाइएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन था, अब आपको याद आ गया होगा ऑप्शन। देखिए पहला था जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, क्या दिक्कत है। देखिए जब पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी किसके बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच है कि नहीं, यह ऑप्शन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सेम लिखिए, एकदम डायरेक्ट सेम लिखिए और कुछ ऑप्शन मत ढूंढिए। क्या कर रहा है, जब सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, क्या सही है कि नहीं है, सही है। यह भी ऑप्शन सही है। जहां भी मिले सेम लिखिए और ऑप्शन को देखिए कि क्या कह रहा है।
जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, हमें नहीं पता भैया, मैं सेम लिख लूंगा, ठीक है। क्या कर रहा है, जब चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य, तो सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, के बीच पृथ्वी आ जाती है। सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है ना। यानी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु उपयुक्त सभी। तो आप इस तरह से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए यहाँ पर है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। देखिए यहाँ पर एक नियत तिथि फिक्स है कि विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 22 तारीख को, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आपको महीना याद करना है कि मार्च का था या अप्रैल या मई या जून, ठीक है। देखिए अब आपको हम बताते हैं, दो प्रश्न यहाँ से जो रहता है, देखिए 22 मार्च, ठीक है, और 22 अप्रैल, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हम देखेंगे धरती की सतह, तो ये क्या है, धरती है, ये पृथ्वी है, और जल इसके क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं ना, होते हैं। तो देखिए अब आपको बताते हैं, जल जब इसके ऊपर है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो मार्च आया तो ये ऊपर हो गया, तो 22 मार्च ना, मार्च ये हो जाएगा आपका जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है, देखिए पृथ्वी है, तो ये 22 का ही डेट रहेगा, लेकिन ये अप्रैल होगा, तो 22 अप्रैल जो है आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च यानी जल बना लीजिएगा, जल ऊपर है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है मार्च की अप्रैल, तो इस तरह से आप जब बना करके याद रखिएगा कि पृथ्वी है उसके ऊपर वाले जल को लेना है ना, तो ऊपर वाला जल है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है, ये इसको आपको बताते हैं 1001 बार आया हुआ है, और यहाँ पर जो होते हैं 100% लोग गलत करके बैठते हैं, ठीक है। तो इसको सही कैसे कीजिएगा, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि काला को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, काला को चाहते हैं ना, तो बस एक ही चीज़ याद रखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री के पूछता हूँ तो बस काला बता दी है भाई, तो ये बात नहीं है, आपको दोनों चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप अंतरिक्ष में है, आप कहाँ पर है, स्पेस अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। तो जल से भरा हुआ है, इसलिए ये जो है नीला रंग का दिखाई देगा, याद रखिएगा, नीला रंग का। कब, जब अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तब पृथ्वी की ओर जब हम देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा, लेकिन जब अंतरिक्ष से हम ऊपर, ये ऊपर कहने का मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्री को ऊपर आकाश, आकाश को देखिएगा, तो अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखेगा तो वो दिखाई देगा काला। देखिए यहाँ पर डाउट एकदम मत रखिएगा, आपको हम इसीलिए कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये दो प्रश्न बार बार आते हैं और आपको, और यहीं पर आप कंफ्यूज कर, देखिए ये अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी क्या होता है, नीला होता है ना, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखाई देगा, पृथ्वी का कलर होता है नीला, और ऊपर देखिएगा आकाश, तो आकाश को हम कहते हैं काला, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखाई देता है। एकदम कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, यहाँ से 101% प्रश्न हर बार आ रहा है ना। अब देखिएगा पृथ्वी पर कितना भाग जल है, 2/3, 3/4, 1/2 या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, यही इसका ज्यादा आंसर होता है, तो यही आता है, बहुत बार आया हुआ, सब एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र से घिरा हुआ है, तो देखिए आपको एक कहानी सुनावत होते हैं कि जैसे जब समुद्र में, यहाँ पर हमारे सैनिकों का जब बोट चलते रहता है, तो आप देखें कि ये लोग समुद्र के पानी को छूते जरूर हैं, लेकिन समुद्र पानी को पी नहीं सकते, तो इसलिए कहावत कही गई है, समुद्र में पानी है बहुत लेकिन प्यास नहीं बुझती। यानी समुद्र में लोग जब 2-2 महीने 3-3 महीने का बोटिंग लेकर सफर करने हमारे सैनिक निकल जाते हैं, तो वो अपने साथ पानी भी लेकर के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि समुद्र के पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज होता है, सबसे अधिक समुद्र का पानी है, और वो जो है आपका देखिए 97% है, कितना है, 97%, यानी कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है, तो 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आया है, बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है, बर्फ से पिघलने वाले जल, जैसे हमारा हिमानी हो गया, हिमनद हो गया, बर्फ की नदियां, तो बर्फ से पिघलने वाले जल होते हैं, उसकी मात्रा कितनी है, 2, 3, 4 या 3, कोई नहीं, तो ठीक है, बर्फ से पिघलने वाले जो जल की मात्रा होती है वो आपका यहाँ पर है 2%, और इसको हम लोग यहाँ शुद्ध जल के रूप में भी जानते हैं। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर कितना है, तो देखिए ना, आपको तो पता ही चल गया ना, 97% भाग क्या है, समुद्र में है, बच्चा 3%, ठीक है। तो 3% में भी जो शुद्ध जल माना जाता है वो वर्षा का और हिमनद का ही माना जाता है। तो अब इसी में देखिएगा तो आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3% के बीच में एक आध गो ऑप्शन आपको देगा ना, वो ऑप्शन को आपको सही कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये तो
0.0 के है, ये 1 के साथ है, ये 4 के साथ है, तो 2 और 3 के बीच में एक ही को यहाँ पर ऑप्शन है 2.08, तो इसी को भी मान लेना है। तो इसी तरह से 2.08, 2.10, 2.12 इस तरह ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, मतलब 2 से 3% के बीच में आपको शुद्ध जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत रहेगा, तो ये होगा। तो ये आपको देखिए 1001 बार आया वो प्रश्न है, 1-2 बार की बात मत कहिए, इसलिए इसको तो आप लोग सारा देखिएगा। और ये चैप्टर तो पूरा के पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जल चैप्टर है, क्योंकि जल से एक प्रश्न तो आपका पक्का भिड़ना है, ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीला, काला, पीला या हरा? आप जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि ये अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष से जब आकाश की ओर हम देखेंगे तो ऊपर होता है, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला, और नीचे देखेंगे तो पृथ्वी दिखाई देगा, और ये होगा नीला। अभी भी हमने बताया था, फिर बता दिया। अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, एकदम नीला दिखाई देगा, ठीक है। जब पृथ्वी की ओर देखेगा, अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखेगा तो काला, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की ओर देगा तो नीला। एकदम डाउट में नहीं रहिएगा, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, आपके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। तो आपको सारी तरह से हमारा टीम जो है, यूट्यूब टीम, आपके लिए सुविधा प्रदान करते रहता है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीचे की ओर देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखलाई पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखने पर आकाश काला रंग का दिखलाई पड़ता है, ठीक है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2, 3 या 4। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। नीचे नोट्स बनाया हुआ है कि जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। चलिए देखिए, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी पर हमारा जो जल है उसका मुख्य स्रोत आने का जो होता है वो आपका होता है वर्षा का जल, ठीक है। और इसको शुद्ध जल के भी रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं, और इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वर्षा के जल में देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इससे घुला रहता है, तो ये जल के साथ जब ये गैस मिलते हैं तो ये बना देते हैं अम्ल। क्या बना देते हैं? अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। तो ये जो अम्ल बना दिए, तो इस प्रकार के वर्षा को अब हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब अम्लीय वर्षा है, सतही वर्षा है, धारा वर्षा है, कोई वर्षा, देखिए आपका अगर स्मारक बनाए हुए हैं या इस मौसम पेंट किए हुए हैं, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्षा होती है तो आपके उस पेंट किए हुए भाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उस क्षेत्र में अगर अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या होगा? पीला हो जाएगा ना, वो धुंधला हो जाएगा, व्हाइट कलर सब क्या हो जाएगा? सब धुंधला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर तो वर्षा हुई लेकिन अम्लीय वर्षा हुआ है, ठीक है। तो आगरा स्थित ताजमहल का पीला होने का मुख्य कारण जो है आपका अम्लीय वर्षा है ना। कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपको बताना है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 या 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें वार्षिक वर्षा जो होती है 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे क्षेत्रों में होती है। पलामू, इस सब क्षेत्रों में देखिए तो 120, 110 मिलीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है। अगला है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा भौम जल है, भूमिगत जल है, उसके स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण या सभी। जैसे होता क्या है कि भौम जल यानी वर्षा का जल जो होता है भूमि के अंदर रिस करके रहता है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो पानी को निकालते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, पंप के माध्यम से। तो ये भौम जल का स्तर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी जहाँ पहले 30 फीट पर पानी होती थी वो अब 100 फीट चले गए। तो ये इतना डाउन होने का रीजन क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि भी है, कृषिगत उपयोग भी है और वर्षा का असमान वितरण, ये सभी इसके मुख्य कारण हैं, ठीक है। इसके सभी मुख्य कारण यहाँ पर हैं। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? आपको बता देते हैं। ये जल पुरुष जो है अभी तक के एग्जाम में यहाँ पर 5 बार पूछ दिया गया है, जो झारखंड में एग्जाम हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमन उरांव, यानी झारखंड का जल पुरुष जो है सीमन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? किनको पद्म श्री से नवाजा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए? 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? अंकलेश मुंडा, सीमन मुंडा, सीमन उरांव या कोई नहीं, ठीक है।
तो ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है जल के लिए, इसमें आता है सिमोन उरांव जी का नाम। तो सिमोन उरांव को, जल पुरुष सिमोन उरांव को पर्यावरण संरक्षण के लिए माना गया है। ठीक है। खेत के फसल सूख जाते हैं, कौन सी वर्षा के कारण? खेत के अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, क्षारीय वर्षा या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है, जब अम्लीय वर्षा होता है तो क्या होता है, तो स्मारक का रंग फीका पड़ जाता है। जलीय जीव जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं, जो जल में जलीय, जैसे मेढक है। और यहाँ पर मछली की बात करें तो जिस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होगा वहाँ के जीव जंतु क्या होंगे, वो मर जाएंगे और पानी के ऊपर छल आ जाता है। ठीक है। खेत के फसल क्या होते हैं, जिस क्षेत्र में होंगे वो सूख जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है खेत के फसल सूख जाते हैं किसके कारण, तो ये राइट हो गया, अम्लीय वर्षा। ठीक है। तंत्र शासन का अर्थ क्या है? जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन या सेना का शासन। तो राजतंत्र शासन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि सभी राज्यों में राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्यों में जैसे राजतंत्र है, तो उस राजतंत्र में राजतंत्र के शासन का अर्थ क्या है? जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन या सेना का शासन। ठीक है। तो देखिए, ऐसे ही है राजतंत्र। राजतंत्र लिखा हुआ है, राज मतलब क्या हो जाता है, राज को जो राज आता है उसको हम लोग कहते हैं राजा। यानी राजतंत्र का मतलब राजा का शासन, और लोकतंत्र का मतलब लोगो माने जनता, जनता का शासन होता है। ठीक है। अगला है, भारत में किस प्रकार चुनाव होता है? ठीक है। भारत में किस प्रकार चुनाव होता है यहाँ पर? ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं, भारत में जो होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। यानी कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के उसको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता जो है यहाँ मतदान करती है, जिस समय कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है, और उसको यहाँ पर मत डाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष जो होता है, यानी व्यक्ति सामने खड़ा होता है और उसके सामने ही चुनाव होते हैं और हाथ खड़ा किया जाता है, उसके आधार पर चयन होता है। ठीक है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन भारत में वोटिंग सिस्टम है, मतदान डाला जाता है, जिसमें व्यक्ति के सामने नहीं चुनाव किया जाता है, बल्कि विवेक से वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति जो है यहाँ पर भारत में चलता है। ठीक है। अगला है यहाँ पर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चलिए, नोट्स के लिए हो गया। तो नोट्स देखिए, आप लोग खरीदने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि यही जो नोट्स है आपको सफलता दिलाने जा रही है, और बाकी नोट्स से आपको सफलता नहीं मिल रही है। यदि सिर्फ आप किताब से भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो आप सारे टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपको 101% सफलता मिलने जा रही है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा होगा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दोनों या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि जो स्विट्जरलैंड भारत में जो होता है वो कौन सी चुनाव पद्धति है? अप्रत्यक्ष रूप से होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा यहाँ पर जगह है जहाँ पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जिसको भी उम्मीदवार रहते हैं वो सामने खड़े होते हैं, और जनता नीचे जो प्रजा होती है वो हाथ खड़ा करके उनका चुनाव करते हैं। जिसके तरफ वोटिंग हाथ ज़्यादा खड़ा होता है वो यहाँ पर चुनाव को जीतते हैं। तो जो सामने अगर चुनाव का वोटिंग होता है तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जो सामने नहीं व्यक्ति के चुनाव होता है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने सामने सीधे खड़े होकर शासक को चुनती है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? यह प्रश्न अब तक 101 बार पूछ दिया गया है। यानी आपके झारखंड में ही जो जेटेट है उसमें भी आए हुए थे, और इधर एग्जाम में भी आपका आया हुआ है। बाकी बिहार टेट में भी पूछा गया। ठीक है। और बिहार आकलन में भी पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत में किसके सहयोग से संचालित हो रही है? केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, मध्याह्न भोजन योजना जो है वो 2 प्रकार से संचालित हो रही है। वो केंद्र और राज्य दोनों की योजना है। ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों की प्रायोजित योजना है मध्याह्न भोजन योजना। न केवल केंद्र का है, न केवल राज्य का है, बल्कि दोनों के मध्यस्थता से यह संचालित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ठीक है। देखिए, यही प्रश्न जो है आपको आप देखिएगा तो जेटेट 2016 में आया था। अब आप यहाँ पर बताइए, ये प्रश्न जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रश्न को, और ये कहाँ से मिल रहा है? तो आपको देखिए क्लास 7 एक्सरसाइज 1, ठीक है,
इसी से मिल रहा है ना आपको। हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि किस एक्सरसाइज से है, आप जाकर के किताब भी मिला लीजिएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना जो है सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। किसमें किया गया था? तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटेट में भी आपको यहीं से पूछा जाता है और आपको सारे नोट्स यहीं से पढ़ना है। ठीक है, यहीं से पढ़ करके आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आगे देखिएगा यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया था? आखिर जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो हम लोग के स्कूलों में चलाई जा रही है, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? क्यों मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था? तो है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बी में है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सी में है बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, और डी में है सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था, विभिन्न उद्देश्यों से मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है। तो सबसे पहला तो मध्याह्न भोजन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य था बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो नहीं ठहरते थे, तो जब मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई तो बच्चों को नामांकन बढ़ने लगा। सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? अब मध्याह्न भोजन योजना जब आ गई तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी। और तीसरा बच्चों का पोषण स्तर, यानी अब देखिएगा तो अभी जो आपका मिड डे मील में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आपको हर दिन यहाँ पर अंडा देने की बात कही जा रही है, फल देने की बात कही। इससे क्या हो रहा है? तो इससे बच्चों को, जो यहाँ पर जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको शरीर में पोषण स्तर नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, उसके लिए उनका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, तो बच्चों का पोषण स्तर में बढ़ावा देने के लिए भी ये चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। कांग्रेस की स्थापना की गई, कब की गई? 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका राइट आंसर 1885। आप देखिएगा कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग भी। जल्दी जल्दी यहाँ पर टिकिंग कीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज बल्ला, जॉर्ज यूल या कोई नहीं। आपका ये जेएसएससी में पूछा गया, झारखंड में जो एग्जाम हुआ है उसमें ही आया है ना। कै बार आया है तभी बता दो, 2 बार अभी तक आया है जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एक्टल एंटोनियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा अगला, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1001 बार पूछा है मेरे प्यारे मित्रों। 1-2 बार की बात मत कहिए, 1001 बार ही प्रश्न पूछा है। और आप कहिएगा कहाँ से? तब बताइए, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक क्लास 8 एक्सरसाइज 3 में छपा हुआ है ना। तो टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तब तो निकलेगा ना। तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया? देखिए झारखंडो जो है ना, आपको किताब के साथ साथ पढ़ा दिया। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 12, 13, 14 या 15। तो इसका राइट आंसर है 14। झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप सभी जानते होंगे भारतीय सांसद मिलकर बनता है। जो भारतीय संसद होता है ना, वो किसको मिलकर बनता है? कौन कौन उसमें होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो देखिए भारत का जो संसद होता है ना, उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा सदस्य भी होते हैं और लोकसभा सदस्य भी होते हैं। समझ गए? ये तीनों को मिला करके ही भारत का संसद का निर्माण होता है ना। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ई, सभी, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सभी इसमें मिल करके निर्माण करते हैं। अगला है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अरे भैया क्या बताएं, 1001 बार ही प्रश्न पूछ दिया और हल्के लगता है, हल्के प्रश्न आता है। और ये क्लास 8 में है, बताइए। तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो कहाँ से आएगा? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो देश का प्रथम नागरिक जो है वो होता है आपका राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। किसके हस्ताक्षर के
बाद लागू होता है, आपको बताना है। तो देखिए देश में कोई भी कानून जो है ना वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएगा ना तो वो लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद होता है। और ये देखिए ये भी आपको 101 बार पूछा गया है और सब आपका किताबे का है, देख रहे हैं ना, यहीं से आएगा। झांसा में ना आइए केकरो एने ओने जे देख रहे हैं आप लोग ओकरा ना देखिए, देखिए यहाँ ही सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, समझ गए ना। इसलिए जुड़ करके सारा नोट्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट यहीं से छपेगा। राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सभी। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है ना, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी एक आंसर सभी में जाएगा, सभी एक राइट आंसर होगा। ठीक है। आपात स्थिति में पूरे देश में कानून का बागडोर केकर हाथ में होता है? आपात स्थिति में पूरे देश के कानून का बागडोर केकर हाथ में होता है, बताना है भाई। तो केकर हाथ में होगा बताइएगा। तो यहाँ पर जो हाथ में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल। तो आपात स्थिति में पूरे देश के जो बागडोर है वो आपका होता है यहाँ पर राष्ट्रपति के समय होता है। ठीक है। चलिए अगला है, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ये प्रश्न जेटेट में दोनों बार आया है। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? और देखिए आप लोग सब कोई बनाए होंगे, कितना हल्का क्वेश्चन आता है, और किताबों में ना है, जाकर देखिए ना, आपको सब लिख दिए हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 3 पढ़िए ना, सब मिल रहा है हुए में। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। तो तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है वो होता है यहाँ पर आपका राष्ट्रपति। और समझिए कि 1000 ना 1,00,000 बार आया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं इसको तो भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा मत, भूलिएगा तो 1 नंबर आपका भूल जाएगा। संविधान के अनुसार राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 252, 254 या 258। तो राज्यसभा में जो है कितने होते हैं बताइएगा, जल्दी बताइएगा ना, तबे तो पता चलेगा। तो राज्यसभा में जो होते हैं वो आपका कितना होते हैं? 250 होते हैं, 250 होते हैं। और एकरो कोनो कम न कहिए, 251 बार अब तक पूछ दिया गया, एकदम 251 लकी नंबर है। तो देखिए केकर केकर लकी नंबर जाता है, तो सब कोई देख के पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को माना किया जाता है? जेटेट 2013 और 2016 दोनों में आयल था। कहाँ से? तो क्लास 8 के एक्सरसाइज 3 से। तो आपका आकलन परीक्षा है तो ना आएगा, अइबे न करेगा, एकदम आ रहा है। तो कितना होता है? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए? 552, 550, 545 या कोई नहीं। 1001 बारी पूछ दिया गया है। और झारखंड में तो 101 बारी प्रश्न पूछ दिया गया है। झारखंड की बात हम बता रहे हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 552। कितना होता है? 552। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? देखिए 552 कुल होता है, लेकिन सब सदस्य का अलग अलग बांटा हुआ है कि निर्वाचित सदस्य कितना होगा। तो 552 होगा कि 543 होगा कि 540 होगा। तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपका होते हैं 543। कितने होते हैं? 543 होते हैं। ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे राज्यसभा में कितना सदस्य के मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति? 12 गो के करते हैं ना। कितना के करते हैं? 12 गो के करते हैं। किस में? राज्यसभा में। लेकिन यहाँ लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्य के? तो लोकसभा में 2 गो सदस्य के मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक ना। और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 का मनोनयन होता है ना। राज्यसभा को कहा जाता है, देखिए राज्यसभा के कौन कौन नाम है बताइएगा। द्वितीयक सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, या सभ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है राज्यसभा के? देखिए बहुत दिन से आप लोग को एगो ट्रिक हम दे रहे हैं और सब ना याद कर रहे हैं आप लोग। अगर याद होगा तो याद रखिएगा, दूसरा का भैया, दूसरा भैया भौजी ना। तो दूसरा तो डी से हो गया, देखिए द्वितीयक सदन, द्वितीयक। उच्च ऊ से हो गया देखिए उच्च सदन।
और एस से हो गया देखिए अस्थाई सदन, और रा के मतलब हो गया देखिए, रा का मतलब है राज्यसभा। यानी राज्यसभा के का कहल जाता है, तो द्वितीयक सदन या दूसरा सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, और अस्थाई सदन कहा जाता है। ये सब राज्यसभा के कहा जाता है। तो दूसरा क्लास याद रखिएगा, कौन क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, दूसरा याद रखिएगा ना। तो दूसरा मतलब द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन, ये सब केकरा राज्यसभा के कहल जाता है ना। देखिए यहाँ पर ट्रिको बना दिए हैं। दूसरा क्या बनाए हैं ना आप लोग के लिए बना दिए हैं। देखिए दूसरा में डी से द्वितीयक सदन, ऊ से उच्च सदन या ऊपरी सदन, एस से अस्थाई सदन, और आर ए का मतलब है देखिए राज्यसभा। यानी राज्यसभा के इस सबे नाम दिया जाता है, अस्थाई, उच्च और द्वितीयक या दूसरा, सबे नाम राज्यसभा के। एकदम आज के बाद तब पक्के हो जाएगा राज्यसभा ना हो जाएगा। अगर लगा कि पक्का हो जाएगा तो अभी वीडियो देख रहे तो लाइक ठोक दीजिए ना। यही लाइक के चलते तो हम आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। और अभी देखिए सब नोट्स परचेज कर ले, ऐसा आपको मिलेगा ना नोट्स, ऐसा नोट्स आपको ट्रिकी मिलेगा ना कि आप जहिनो न याद किए होंगे अभी तक ना, वो पक्का याद होने लगेगा एकदम, और ना भुलाइएगा। तो सब सब्जेक्ट के दे रहे हैं कितना, अब इतना से सस्ता नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। बहुत सस्ता में नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारा आपको तैयारी करवा दे रहे हैं। आप शिक्षक गण के हित को ध्यान में रखते हुए, और हमारे यूट्यूब चैनल तो मेगा ऑफर में ये कहता है कि सब शिक्षक पढ़े और सभी शिक्षक आकलन पास करके 2000 रुपया बढ़ाए और परमानेंट हो जाए, यह तो हमारी आस है ना। तो चलिए लोकसभा को अब का कहल जाता है, राज्यसभा के तो देख लिए ना। अब लोकसभा के का कहल जाता है, प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन या सभी। ठीक है, तो एक बार आप लोग देखिए, हमारे अगर नोट्स आप लोग देख रहे होंगे ना, तो बहुत कोई तो नोट्स बात देखिए नहीं रहे हैं, तो का हम कहें नोट्स बात देख रहे होंगे तो एगो लिखे थे देखिएगा, अरे पान लो दूसरा, कहता है ना बेटा पान लो दूसरा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पान लो दूसरा में बड़ा मजा आएगा। ये पान लो ना, लोक के मतलब है देखिए यहाँ पर लोकसभा, लोक का मतलब है लोकसभा, तो लोकसभा के एने वाला शब्द देखिए ना, एने वाला लोकसभा के है, समझ गए। तो लोकसभा के क्या कहल जाता है, एन से हो गया निम्न सदन। यह लोकसभा के क्या कहल जाता है, ए का मतलब है अस्थाई सदन, और यह लोकसभा के क्या कहल जाता है, पी का मतलब प्राथमिक सदन। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन भी कहा जाता है, और निम्न सदन भी कहा जाता है। एक और ये पान लो याद रखो भैया, लोकसभा में लो न लगल है तो पान लो न, तो पान लो माने पान लो, ठीक है। अब दूसरा ये देखिए, दूसरा में आर से है राज्यसभा। तो देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा एक के साथ पढ़ाई होता है ना, तो यह ट्रिक चलता है, पान लो दूसरा, जिसमें लोकसभा भी कंप्लीट और राज्यसभा भी कंप्लीट एक के तुरी हो जाता है, समझ गए। तो अब आप देख लिए ना क्या कहा जाता है। आइए यहाँ पर ट्रिक भी आपको हम बना दिए हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे शिक्षक बंधु नोट्स परचेज कर रहे थे। यहाँ देखिए पान लो, लोकसभा लो, तो का लो, तो पान लो, तो पी से प्राथमिक, अ से अस्थाई, और एन से निम्न सदन। यानी लोक सभा के कहा जाता है प्राथमिको सदन, अस्थाइयो सदन और निम्नो सदन, ये सब लोक सभा के नाम है, समझ गए ना। तो पान लो याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का ट्रिक एक बार बता दीजिए, तो लीजिए आप सभी के और आसान कर देते हैं, एकदम जिंदगी में ना भुलाइएगा ना, और सबको नोट्स परचेज कर लीजिएगा। अभी जितना लोग देख रहे हैं ना, लाइक बिना ठोकले मत रहिएगा दोस्त ना, सभी शिक्षकों लाइक ठोक दीजिए, और जितना है उतना का शेयर जो कर दीजिएगा ना, तो हमारा यहाँ पर चैनल आगे बढ़ जाएगा। तो सबको ही आगे बढ़ाइएगा। तब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में एक बार याद रखते हैं, पान लो दूसरा। तो देखिए पान लो दूसरा जो हुआ ना, तो यहाँ से एक हो गया पान लो, लो का मतलब है देखिए लोकसभा। यानी लोकसभा के का कहल जाता है, तो एने वाला सब लोकसभा हो जाएगा, और दूसरा जहाँ से स्टार्ट होगा तो एने वाला सब राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा के का कहते हैं, देखिए सब लिखल है एकदम पक्का पक। तो लोकसभा के देखिए निम्न सदन कहते हैं, एन से निम्न सदन हो गया, ए से अस्थाई सदन हो गया, और यहाँ पर पी से प्राथमिक सदन हो गया। यानी प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन और निम्न सदन सब लोक सभा के कहल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा द्वितीयक सदन, उच्च सदन और यहाँ पर है आपका अस्थाई सदन, ये सभी राज्यसभा को कहल जाता है। किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहल जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला है, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितना आपका देखिए यहाँ पर राजनीति शास्त्र क्लास 6 आपको सब नोट्स दे दिए,
क्लास 6 का राजनीति शास्त्र समाप्त हो गया है जी। और सब आपको नोट्स भी दे दिए और वीडियो भी दे दिया। अब क्लास 8 का तीसरा एक्सरसाइज हम चल रहे हैं, समझ गए ना। अब पहला और दूसरा भी दे दिए हैं। तो सब राजनीति शास्त्र में अगर पूरा 100% मार्क्स उठाना है तो बस ये नोट्स पढ़िएगा और कहीं मत जाइएगा। जहाँ जाइएगा खाली धोखा हो रहा है, खाली किताबें वाला पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक, और ना जुड़िएगा तो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, सब मिल जाएगा। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 12%, 14%, 16% या 18%। तो लोकसभा में देखिए महिलाओं के लिए जो है वो सीट कितना रिजर्व किया गया है तो आप सब जानते होंगे, तो 14% है। ठीक है, कितना है? 14%। अब देखिएगा, तो देखिए हम आपको बता देते हैं, लोकसभा राज्यसभा तो पक्का है कि एगो प्रश्न आ रहा है एकदम कंफर्म रहिए। तो इसको तो देखिए लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद जितना नोट्स आपको देख रहे हैं, देखिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 3, यहाँ से 5 प्रश्न न आए तो बोलिएगा। एकदम इस क्लास 8 से 5 से 10 प्रश्न छपता है, एकदम छपता है बार बार। चाहे आप जेटेट का तैयारी कीजिएगा, चाहे सहायक आचार्य के कीजिएगा, चाहे कौनों के कीजिएगा ना, तो यहीं से आएगा एनसीईआरटी का नोट्स। इससे छोड़ के कहीं नहीं आता है। तो सारा एनसीईआरटी का नोट्स अभी कभी खरीद लीजिएगा। ठीक है। सांसद का सत्र सामान्यतः साल में कितनी बार आयोजित होता है? एक साल में कितनी बार आयोजित होता है संसद का सत्र जी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो देखिए ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। तो संसद का जो सत्र है सामान्यतः साल में ये 3 बार आयोजित किया जाता है। कितना बार आयोजित किया जाता है? 3 बार।